1928 में रमन ने अपनी लाइट स्कैटरिंग इफेक्ट की खोज से पूरे साइंटिफिक दुनिया को चौंका दिया। उनकी खोज कोई एक्सीडेंट नहीं थी, वो कलकत्ता ग्रुप के 7 साल की अथक परिश्रम का नतीजा था। 1928 में बहुत से लोग इस डिस्कवरी को शक की नजर से देख रहे थे, क्योंकि उस समय लगभग सभी डिस्कवरी अमेरिका और यूरोप में ही हो रही थी। वहां से हजारों किलोमीटर दूर कोई भारतीय जिसकी पूरी एजुकेशन भारत में हुई हो, वो इस तरह की डिस्कवरी कैसे कर सकता था। उनके लिए तो भारत एक ओल्ड सिविलाइजेशन था और मॉडर्न साइंस में काफी पीछे था। डॉक्टर सीवी रमन की इस खोज ने उनकी इस गलतफहमी को दूर कर दिया और ये साबित कर दिया कि भले ही हालात के चलते हमारा देश यूरोपीय लोगों का गुलाम है, लेकिन हमारे साइंटिस्ट और साइंटिफिक टेम्पर उन लोगों से किसी भी मामले में कम नहीं है। उनकी इस खोज ने उनको नोबेल प्राइज ही नहीं दिलाया, बल्कि हमारे देश भारत को भी साइंटिफिक मैप पे ला दिया। चलो मैं आपको एक सफर पे लेके चलता हूँ और देखते हैं कि कैसे एक गवर्नमेंट सर्वेंट एक नेचुरल फिलोसोफर बना और कैसे कई सालों के स्ट्रगल और डेडिकेशन से उसने रमन इफेक्ट की खोज की, और समझते हैं कि क्या होता है रमन इफेक्ट और इसका क्या है इस्तेमाल डे टू डे लाइफ में। हेलो, माय नेम इज डॉक्टर उपेंद्र मौर्य और मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ ऐसे भारतीय जिनके कंट्रीब्यूशन ने पूरी दुनिया को बदल दिया। इस सीरीज का टाइटल है इंडियंस हु चेंज द वर्ल्ड। इस वीडियो में हम सर सीवी रमन के जमाने के ओरिजिनल फोटोज और वीडियोस ही देखने वाले हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये मेरी कोशिश जरूर पसंद आएगी। यू आर वॉचिंग अन्वेषणम, लेट्स स्टार्ट डिस्कवरिंग। सीवी रमन का जन्म 7 नवंबर 1888 को आज के त्रिचिनोपोली, तमिलनाडु के गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम पार्वती अम्मा और उनके पिता का नाम आर चंद्रशेखर अय्यर था, जो कि एक लोकल स्कूल के टीचर थे। उनके कुल 8 बच्चे थे, 5 लड़के और 3 लड़कियां। जब रमन 3 साल के थे तो उनके पिताजी को फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए लेक्चरर की जॉब लगी एवीएन कॉलेज विशाखापट्टनम में, जो कि आज के आंध्र प्रदेश में है। इसलिए रमन की ज्यादातर पढ़ाई विशाखापट्टनम में ही हुई। रमन पढ़ाई में बहुत ही अच्छे थे, इसलिए उन्होंने मैट्रिकुलेशन, जो आज के 10वीं क्लास के बराबर है, सिर्फ 11 साल की उम्र में कंप्लीट कर लिया। और रमन ने 1902 में सिर्फ 14 साल की उम्र में बीए इन इंग्लिश और फिजिक्स के लिए उस समय के सबसे रेपुटेड प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास में एडमिशन ले लिया, वो भी फुल स्कॉलरशिप के साथ। उन्होंने 15 वर्ष की उम्र में ग्रेजुएशन यानी कि बीए कंप्लीट कर लिया और इंग्लिश और फिजिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट रहे। उनकी उम्र तो कम थी ही, वो दिखने में भी बहुत दुबले पतले थे, इसलिए लोगों को कंफ्यूजन होता था कि क्या ये सच में बीए के स्टूडेंट है या फिर किसी के साथ में भटक के कॉलेज में आ गए हैं। आप उनके कॉलेज की फोटो देख सकते हैं, बहुत ही दुबले पतले, साउथ स्टाइल में धोती पहनी है, बिना चप्पल के हैं। एक ऐसी स्टोरी है कि उनके इंग्लिश के फर्स्ट लेक्चर में उनके प्रोफेसर E.H. एलियट को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये बच्चा प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास का स्टूडेंट है। उन्होंने रमन को पूछा, क्या आप बीए इंग्लिश के स्टूडेंट हैं? रमन ने रिप्लाई दिया, हाँ सर। जल्दी ही उनके प्रोफेसर्स को पता चल गया कि बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है और उन्होंने परमिशन दिया कि रमन साइंस क्लास नहीं अटेंड किए तो भी चलेगा, क्योंकि रमन ने पहले से ही सब कुछ पढ़ रखा है और कुछ नया सिखाने के लिए नहीं है। बीए के बाद उनके प्रोफेसर्स ने रिकमेंड किया कि आगे की पढ़ाई के लिए रमन को इंग्लैंड जाना चाहिए, लेकिन मद्रास के एक सिविल सर्जन ने डिक्लेयर किया कि रमन फिजिकली इतने कमजोर हैं कि इंग्लैंड जाने के लिए फिट ही नहीं है। अगर वो इंग्लैंड गए तो वहां के मुश्किल क्लाइमेट में उनका कमजोर शरीर झेल ही नहीं पाएगा, इसलिए उनका इंग्लैंड जाने का प्लान कैंसिल हो गया और उन्होंने एमए के लिए प्रेसिडेंसी कॉलेज ऑफ मद्रास में एडमिशन ले लिया। रमन एक इंडिपेंडेंट थिंकर और सेल्फ मोटिवेटेड स्टूडेंट थे। उन्होंने 1906 में अपने एमए की पढ़ाई के दौरान रिसर्च पेपर पब्लिश करके साबित भी कर दिया। प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास एक प्राइमरीली टीचिंग इंस्टीट्यूट था, वहां पे रिसर्च का कोई कल्चर नहीं था। उस इन्वायरमेंट में रमन ने रेगुलर क्लास एक्सपेरिमेंट में कुछ यूनिक ऑब्जर्वेशन किया और अपना पहला पेपर लिखा और उसे रेप्यूटेड फिलोसॉफिकल मैगजीन में पब्लिश भी किया, जिसका टाइटल था अनसिमेट्रिकल डिफ्रैक्शन बैंड ड्यू टू रेक्टेंगुलर अपर्चर। ये पेपर लाइट के इंसिडेंट एंगल और उसके डिफ्रैक्शन के ऊपर था। अगर आप इस पेपर के लास्ट पेज को देखोगे तो इसमें कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं था, मतलब इसमें रमन ने किसी की मदद नहीं ली थी। इनफैक्ट ये पेपर लिख के रमन ने अपने टीचर प्रोफेसर जॉन्स को दिया। उसके बाद रमन ने उनको 1-2 बार पूछा कि मतलब पेपर कैसा था। प्रोफेसर ने रिप्लाई किया, ठीक ही था, इतना कुछ खास नहीं है। रमन ने कुछ हफ्ते इंतजार किया और उसके बाद खुद ही इस पेपर को फिलोसॉफिकल मैगजीन को भेज दिया और वो रिसर्च पब्लिश भी हुआ। ये पेपर सिर्फ रमन का ही नहीं बल्कि प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास का भी फर्स्ट रिसर्च पेपर था। रमन ब्रिटिश साइंटिस्ट लॉर्ड रेलिक के बहुत बड़े प्रशंसक थे, जिनको 1904 में नोबेल प्राइज मिला था।
रमन ने लॉर्ड रेलिक को अपने इंटरेस्ट और रिसर्च के बारे में एक लेटर लिखा। इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। रेलिक को लेटर का एड्रेस देख के ऐसा लगा कि ये लेटर प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास के किसी प्रोफेसर का है। उन्होंने उसी टोन में इस लेटर को रिप्लाई किया। लॉर्ड रेलिक को पता ही नहीं था कि जिसके लेटर का वो रिप्लाई कर रहे हैं वो सिर्फ 17-18 साल का एक स्टूडेंट है। 1921 में रमन और लॉर्ड रेलिक एक बार फिर से टकराने वाले थे। किसे पता था कि 15 साल बाद रमन अपने आइडियल लॉर्ड रेलिक की एक साइंटिफिक थ्योरी, जो कि उन्होंने समुद्र के नीले कलर के बारे में दी थी, उसे रमन ठीक करने वाले थे। हम स्टोरी में कुछ ज्यादा ही आगे आ गए। चलो 1906 में वापस लौट जाते हैं। रमन ने अपने कॉलेज के दिनों में जो पेपर लिखे उससे एक चीज तो क्लियर हो गई कि रमन को रिसर्च में इंटरेस्ट था और उनका ये एक्सपीरियंस उनको आगे काम आने वाला था। 1907 में रमन ने सिर्फ 18 साल की उम्र में एमए डिग्री रिकॉर्ड नंबरों से कंप्लीट किया। उस समय कॉलेज के बाद ज्यादातर अच्छे बच्चों की पहली पसंद इंडियन सिविल सर्विसेज होती थी, लेकिन ट्रेनिंग पूरी करने के लिए कैंडिडेट को कुछ महीने के लिए इंग्लैंड जाना पड़ता था। रमन इंग्लैंड नहीं जा सकते थे, इसलिए उन्होंने सेकेंड बेस्ट करियर चुना, जो कि था फाइनेंशियल सिविल सर्विसेज। रमन ने 1907 में फाइनेंशियल सर्विसेज का एग्जाम दिया और बोलने की जरूरत नहीं है, बंदा फिर से फर्स्ट आया। कल्चर और ट्रेडिशन की परवाह न करते हुए रमन ने अपनी शादी खुद ही अरेंज की और घर वालों को मनाने के बाद शादी कर ली और उसी साल पत्नी लोक सुंदरी के साथ कलकत्ता आ गए, जहां पे वो असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल के पोस्ट पे फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करने लगे। रहने के लिए स्कॉट लेन बो बाजार स्ट्रीट पे घर किराए पे ले लिया। कलकत्ता गए उनको 7-8 दिन ही हुए थे कि एक दिन ऑफिस से घर जाते टाइम उनको एक बोर्ड दिखा, इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस। बोर्ड देखते ही वो जिस ट्रैम में सफर कर रहे थे फटाफट एक्साइटमेंट में उतर गए। उनके इस छोटे से फैसले से उनकी आगे की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाने वाली थी। उन्होंने एसोसिएशन के दरवाजे को खटखटाया और उसे खोला आशु बाबू ने, और उनकी मुलाकात कराई अमृतलाल सरकार से, जो इस एसोसिएशन के ऑनरेरी सेक्रेटरी थे। रमन ने अपना इंट्रोडक्शन दिया और पूछा कि क्या वो अपने फ्री टाइम में यहाँ की रिसर्च कर सकते हैं। स्टोरी कुछ ऐसी है कि ये सुनते ही अमृतलाल ने रमन को गले लगा लिया और वो बोले कि इतने सालों से उनको रमन जैसे ही किसी की तलाश थी और उनके पिताजी अगर जिंदा होते तो रमन जैसे अकम्प्लिश्ड भारतीय जो रिसर्च करना चाहता है उससे मिलके बहुत खुश होते। अगर आपको अमृतलाल जी के इमोशंस को समझना है तो आपको इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस की हिस्ट्री जाननी पड़ेगी, जिसे अमृतलाल सरकार के पिताजी महेंद्र लाल सरकार ने 1876 में शुरू किया था। वो एक बहुत ही बड़े नेशनलिस्ट थे। उन्होंने सोचा कि भारत में भी रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ लंदन और ब्रिटिश एसोसिएशन के जैसा कोई तो भी इंस्टीट्यूट होना चाहिए जो इंडिया को भविष्य का भारत बनने में मदद करे। उन्होंने इस इंस्टीट्यूट को बनाने के लिए कई साल तक पैसे जमा किए, बहुत से राजा महाराजाओं से दान लिया और फाइनली ये इंस्टीट्यूट बन सका। उनका मानना था कि अगर एक बार इंस्टीट्यूट बन गया तो रिसर्च के लिए तो लोग अपने आप ही आ जाएंगे, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। इंस्टीट्यूट तो बन गया, लेकिन उस टाइम इंडिया में रिसर्च लगभग ना के बराबर था। कुछ ही सालों में लेबोरेटरी और क्लासरूम में धूल जम गई। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी पॉपुलर साइंस के कंसेप्ट्स के ऊपर लेक्चर अरेंज किए। वो चाहते थे कि यंग स्टूडेंट इस एसोसिएशन में आके इसे एक वर्ल्ड क्लास रिसर्च सेंटर बनाए। उनका ये सपना कुछ साल बाद रमन पूरा करने वाले थे। अनफॉर्चुनेटली अपनी अधूरी ख्वाहिश के साथ 1904 में डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार इस दुनिया से चले गए। सो रमन को देख के अमृतलाल जी के अंदर आई इमोशंस को आप आराम से समझ सकते हैं। और रमन से इतने खुश हुए कि उन्होंने एसोसिएशन की चाबी ही रमन को दे दी। रमन ने रिसर्च के इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। उनकी पत्नी लोक सुंदरी जी ने लिखा है कि रमन रोज सुबह 5:30 बजे एसोसिएशन पहुंच जाते थे। वहां से 9:45 तक रिसर्च करते थे। उसके बाद भागम भाग करके घर जाते थे, जल्दी जल्दी नहा खा के ऑफिस से वो सीधा एसोसिएशन जाते थे। रात को 9:30-10 बजे ही घर जा पाते थे। संडे तो पूरा दिन एसोसिएशन में ही रहते थे। उनके इस डेडिकेशन और हार्डवर्क ने एसोसिएशन को एक हैपनिंग प्लेस बना दिया। वहां एक साइंटिफिक एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ। इसकी वजह से आसपास के बहुत से कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के यंग स्टूडेंट्स, टीचर्स और प्रोफेसर वहां रिसर्च के लिए आने लगे। रमन ने एसोसिएशन में अगले 10 साल तक, यानी कि 1907 से 1917 तक इसी डेडिकेशन से काम किया। कुछ समय के लिए वो एसोसिएशन से दूर भी रहे, क्योंकि उनकी पोस्टिंग रंगून और नागपुर में हो गई थी। रंगून और नागपुर में रमन ने अपने घर को ही लैब बना लिया था। इस समय तक रमन ज्यादातर रिसर्च इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर करते थे। उन्होंने इन रिसर्च को कई फॉरेन और इंडियन जर्नल और एसोसिएशन के बुलेटिन्स में पब्लिश किया।
रमन को रिसर्च में इतना डेडिकेशन और इंटरेस्ट था कि आसपास के लोग भी मोटिवेट हो जाते थे। जस्ट इमेजिन, आशु बाबू जो इंस्टीट्यूट में लैब टेक्नीशियन थे, उन्होंने भी खुद 2 पेपर पब्लिश किए। और आपको जान के सरप्राइज होगा कि आशु बाबू कभी कॉलेज गए ही नहीं थे। इस लेवल का था डेडिकेशन और इंटरेस्ट रमन सर का। सर आशुतोष मुखर्जी एक नेशनलिस्ट थे और महेंद्र लाल सरकार के पुराने मित्र थे। उन्होंने देखा था कि रमन ने कैसे कुछ सालों में इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस की दशा और दिशा दोनों बदल दी थी। वो चाहते थे कि रमन एक पार्ट टाइम का रिसर्च छोड़ के फुल टाइम रिसर्च में आ जाए। लेकिन उनको थोड़ा डाउट था कि रमन की इतनी अच्छी फाइनेंस डिपार्टमेंट में जॉब है, वो छोड़ के इतने कम पगार वाली जॉब में क्यों आएंगे। लेकिन उनको रमन की एक कमजोरी पता थी। उन्होंने इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस में रमन के कई लेक्चर्स अटेंड किए थे। रमन को सिखाना बहुत पसंद था। सिखाते टाइम रमन के चेहरे पे वो अलग ही चमक आ जाती थी। इसलिए उन्हें थोड़ा तो भी लग रहा था कि शायद रमन ये ऑफर एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, इस पोस्ट के लिए जरूरी था कि रमन की एजुकेशन या फिर ट्रेनिंग फॉरेन में हुई हो। आशुतोष मुखर्जी ने सोचा कि फॉर्मेलिटी के लिए हम रमन को कुछ हफ्ते इंग्लैंड भेज देंगे ट्रेनिंग के लिए। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि रमन ने फॉरेन जाके ट्रेनिंग लेने से इनकार कर दिया। उनका मानना था कि मेरी रिसर्च की क्वालिटी किसी अमेरिकन और यूरोपियन से कम नहीं है और वो ट्रेनिंग के लिए तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। फाइनली वाइस चांसलर ने रूल में बदलाव किया और 1917 में रमन ने पॉलिट प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स के पोस्ट पे ज्वाइन कर लिया। जिस तरह से वाइस चांसलर ने पोस्ट ऑफर की और रमन ने एक्सेप्ट की, इसका एक अलग ही सिग्निफिकेंस है। उस टाइम इंडिया में फुल टाइम रिसर्च का जॉब बहुत लोगों ने सोचा भी नहीं था। रमन जैसे ज्यादातर ब्राइट स्टूडेंट रेगुलरली कॉलेज से सीधा गवर्नमेंट जॉब में चले जाते थे। रमन ने इस इंसिडेंट को याद करके लिखा है कि सर आशुतोष ने एक गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर भरोसा करके एक पोस्ट ऑफर करके एक्चुअली बहादुरी का काम किया, लेकिन मैंने तो सिर्फ अपने पैशन को फॉलो किया। प्रोफेसर बनने के बाद रमन फुल टाइम एसोसिएशन में रिसर्च करने लगे थे और सिर्फ लेक्चर्स के लिए ही कलकत्ता यूनिवर्सिटी जाते थे। 1921 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक इवेंट था, कांग्रेस ऑफ यूनिवर्सिटीज ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। वाइस चांसलर के कहने पर रमन कलकत्ता यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करने इंग्लैंड पहुंचे। वहां उनको ब्रिटिश एम्पायर के बड़े बड़े साइंटिस्ट से मिलने का मौका मिला, जो कि रमन को उनके रिसर्च की वजह से पहले से ही जानते थे और उनके काम की काफी प्रशंसा भी की। रमन के लिए भी एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट होने वाला था। उनके अगले 10 सालों की रिसर्च की दिशा बदलने वाली थी। हुआ कुछ ऐसा कि इंग्लैंड से वापस लौटते समय रमन प्रशांत महासागर के ब्लू कलर को देख के काफी प्रभावित हुए। उन्होंने देखा कि समुद्र का कलर आसमान के कलर से काफी ज्यादा नीला है। वो महान साइंटिस्ट लॉर्ड रेलिक के बहुत बड़े प्रशंसक थे। कहा जाता है कि उन्होंने रेलिक के सारे रिसर्च पेपर पढ़े थे। लॉर्ड रेलिक ने अपने रिसर्च में बताया था कि आसमान का नीला कलर लाइट स्कैटरिंग की वजह से होता है, जबकि समुद्र का नीला कलर आसमान का रिफ्लेक्शन यानी कि प्रतिबिंब है। रमन को लॉर्ड रेलिक का एक कंक्लूजन इतना जमा नहीं। फिर क्या, उन्होंने उसी शिप के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंटेशन चालू किया। इस पॉइंट से रमन इफेक्ट तक की डिस्कवरी को ठीक से समझने के लिए अपने को लाइट और कलर के बारे में थोड़ा बहुत पता रहना चाहिए। तो क्यों नहीं अपन यहाँ पे रुक के थोड़ा तो भी लाइट और इसके बारे में समझ लेते हैं। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, मतलब गामा रेज, एक्स रेज, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, ये सब भाई बहन है। लेकिन हमारी आंखें सिर्फ 380 से 750 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट को ही देख सकती है। इस लाइट को हम अलग अलग कलर वायलेट, ब्लू, सियान, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड में बांट सकते हैं। इस सब कलर को अगर मिला दिया तो अपने को व्हाइट लाइट मिलता है। इस सब कलर आपने इंद्रधनुष में भी देखा रहेगा। और आप सबको पता रहेगा कि इस व्हाइट लाइट को अगर स्पेक्ट्रम में देखा तो 7 कलर दिखते हैं। ये सातों कलर व्हाइट लाइट से ही निकलते हैं। एक कलर अलग अलग इसलिए दिखता है क्योंकि इन सबकी वेवलेंथ ही अलग अलग होती है। हमारे आसपास की हर एक चीज का कलर इन्हीं 7 कलर के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना हुआ है। सो अगर मैं पूछूं कि सूरज से आने वाली लाइट कौन से कलर की है, तो ऑब्वियसली उसका आंसर है व्हाइट, क्योंकि सूरज से आने वाली लाइट में सातों वेवलेंथ ही मिक्स रहती है। हम सबने देखा है कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, मतलब कुछ ऐसी दिखती है। सर्कुलर पोलराइजेशन ऐसा दिखता है। जस्ट रिलैक्स,
हम इतने कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाने वाले, हम लाइट को एक सिंपल पार्टिकल के फॉर्म में समझने वाले हैं। हमने देखा है कि सूरज से आने वाली लाइट में सातों फ्रीक्वेंसी यानी कि सातों कलर मिक्स रहता है। चलो हम इस फ्रीक्वेंसी को उनके वेवलेंथ यानी कलर के हिसाब से अलग अलग करते हैं। क्यों ना हम इन अलग अलग कलर वाले वेवलेंथ को उनके कलर के एक डॉट के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे लाइट इन सातों कलर से मिलके बना है, सिमिलरली अगर इस सातों डॉट को मिलाया तो अपने को व्हाइट कलर मिलेगा जो सूरज से धरती की तरफ आता है। सो आपको सिर्फ इतना ही जानने की जरूरत है। आई एम श्योर कि अगर आपको इतना समझ गया तो इसके आगे से रमन इफेक्ट तक का डिस्कवरी आप आराम से रिलेट कर सकते हैं। सो चलो रमन की शिप एसएस नारकुंडा पे लौट चलते हैं, जो अभी भी समुद्र में है और भारत की तरफ लौट रही है। इसी शिप पे रमन लॉर्ड रेली की थ्योरी को टेस्ट कर रहे हैं। सो आसमान नीला क्यों है? लॉर्ड रेली के हिसाब से सूरज की लाइट जैसे ही धरती के एटमॉस्फेयर में एंट्री लेती है वो स्कैटर हो जाती है, यानी कि बिखर जाती है। ये स्कैटरिंग लाइट की वेवलेंथ पे डिपेंड करती है। लोअर फ्रीक्वेंसी ज्यादा स्कैटर होती है। अगर अनगिनत लाइट रेस को स्कैटर करो तो आपको आसमान नीला ही दिखेगा। लेकिन क्या आसमान हमेशा ही नीला दिखता है? इसका उत्तर है नहीं। आपने देखा रहेगा सनराइज और सनसेट के टाइम पे आसमान बहुत ही खूबसूरत दिखता है, मस्त मस्त रेड कलर का। ये भी रेलिक स्कैटरिंग की वजह से ही होता है। जब सूरज एक पर्टिकुलर एंगल में होता है तो उस समय उसकी रेस को एटमॉस्फेयर में ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है, इसलिए रेड कलर की फ्रीक्वेंसी ज्यादा स्कैटर होती है। इसलिए आसमान मस्त मस्त रेड कलर का दिखता है। जैसे जैसे सूरज आसमान में ऊपर जाता है रेड कलर वापस से ब्लू हो जाता है। आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं यहाँ पे 3 अलग अलग एरिया है। सूरज सर के ऊपर है तो ज्यादातर लाइट ब्लू कलर की है, लेकिन जहां पे सूरज की लाइट ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करती है वहां पे रेड कलर स्कैटर हो रहा है। धरती रोटेट होती रहती है, मतलब यहाँ पे शाम हो रही है और यहाँ पे सनराइज हो रहा है। ये थियरी लॉर्ड रेलिंग ने 1971 में अपने पेपर में दिया था। उस समय के हिसाब से बहुत ही बड़ी डिस्कवरी थी। इसने लॉर्ड रेलिंग को बहुत ही फेमस कर दिया। लॉर्ड रेलिंग ने समुद्र के कलर के बारे में 1899 में कहा था कि ये आसमान के कलर का जस्ट रिफ्लेक्शन है, यानी कि प्रतिबिंब है। रमन इस साइंटिफिक एरर यानी कि गलती को ठीक करने वाले थे। रमन ने उसी मेडिटेरियन सी में अपना एक्सपेरिमेंट किया। सोचो कितना अजीब सीन रहेगा उस शिप के ऊपर। एक सांवला भारतीय पगड़ी वाला आदमी शिप के एक साइड से दूसरे साइड पे भाग दौड़ करके समुद्र से पानी निकाल रहा है और उस पे एक्सपेरिमेंट कर रहा है, वो भी कई दिनों तक। रमन ने बहुत ही सिंपल सेटअप और अपने इंट्यूशन और लॉजिक से कंक्लूड किया कि ये आसमान का रिफ्लेक्शन तो नहीं हो सकता, इनफैक्ट ये भी रेलिक स्कैटरिंग ही है। बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस में बोला गया है कि ये रमन स्कैटरिंग है, ये बिल्कुल गलत है। ये वही फिनोमेना है जो रेलिक स्कैटरिंग में होता है। यहाँ पे भी सूरज से आने वाली लाइट पानी में स्कैटर होती है और ब्लू कलर बाकी के मुकाबले ज्यादा बिखरता है, यानी स्कैटर्ड होता है, इसलिए समुद्र का पानी नीला दिखाई देता है। इसी रीजन से बर्फ के पहाड़ भी नीले दिखते हैं, क्योंकि उनकी थिकनेस इतनी ज्यादा है कि लाइट का ब्लू कलर ही ज्यादातर स्कैटर होता है। रमन एक जोरदार साइंटिस्ट थे। एक्सपेरिमेंट तो शिप पे किया ही, पेपर भी वहीं लिखा, और जैसे ही शिप मुंबई पहुंचा उन्होंने रिसर्च नोट जर्नल ऑफ नेचर के लिए पोस्ट कर दिया। आप इस पेपर के नीचे एड्रेस देखो तो लिखा है एसएस नारकुंडा, बॉम्बे हार्बर, 26 सितंबर। उन्होंने अपना एड्रेस उस शिप का नाम दिया जिस पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और ट्रैवल करके इंग्लैंड से भारत वापस लौट रहे थे। इस साइंटिफिक डिस्कवरी ने रमन को काफी फेमस कर दिया और उन्होंने भी अपना ध्यान मॉडर्न फिजिक्स की तरफ लगा दिया, जो अगले 9 साल के अंदर उनको नोबेल प्राइज दिलाने वाला था। नाइनटीन 1923 के अप्रैल में रमन के कहने पर उनके स्टूडेंट के.आर. रामनाथन ने लिक्विड के अंदर लाइट स्कैटरिंग का स्टडी चालू किया। आप आगे के इवेंट को ठीक से कनेक्ट कर सको, इसलिए क्यों ना पहले उनका एक्सपेरिमेंटल सेटअप देख लेते हैं। के.आर. रामनाथन ने सनलाइट को एक ब्लू फिल्टर से पास किया। इसका मतलब इस फिल्टर से सिर्फ ब्लू कलर की लाइट ही पास हो सकती थी। इस लाइट को क्लियर ट्रांसपेरेंट लिक्विड से पास किया और दूसरे साइड में कॉम्प्लीमेंट्री फिल्टर लगाया, मतलब यहाँ पे थोड़ी सी ही ब्लू लाइट पास होनी चाहिए थी। लेकिन सरप्राइजिंगली ब्लू कलर के साथ थोड़ी सी ग्रीन लाइट भी दिखी, जिसका कोई लॉजिक ही नहीं था। रमन और रामनाथन को समझा नहीं कि ऐसा क्यों हुआ। उन्होंने सोचा शायद इस लिक्विड में कुछ इम्प्योरिटी रही होगी और जो ग्रीन लाइट आया है पक्का उसी इम्प्योरिटी की वजह से होगा, और उन्होंने इसका नाम वीक फ्लोरेसेंट दिया, जो कि पहले से ही सबको पता था। ये बहुत ही नॉर्मल फिनोमेना है जो प्रकृति में हमेशा होते रहता है। इसलिए उन्होंने इस ग्लास के ट्रांसपेरेंट लिक्विड को कई बार प्यूरिफाई किया, फिर भी सेकेंड फिल्टर से लाइट आना रुका नहीं।
के.एस. कृष्णन, जो रमन के एक और स्टूडेंट थे, उन्होंने भी 1924 में इस ग्रीन लाइट को कई ऑर्गेनिक लिक्विड्स में देखा। रमन ने खुद इस फिनोमेना को आइस और ऑप्टिकल ग्लासेस में देखा था। इस ग्रीन लाइट ने रमन और उनके ग्रुप को अगले साल भी परेशान किया। 1925 में रमन के एक और स्टूडेंट वेंकटेश्वरन ने कलर स्क्रीन यूज करके इसका फोटोग्राफ निकाल के इन्वेस्टिगेट करना चाहा, लेकिन ज्यादा सफलता नहीं मिली क्योंकि ये लाइट की इंटेंसिटी बहुत ही कमजोर थी। रमन और उनके ग्रुप ने अगले कई महीनों तक इस पे स्टडी किया, लेकिन कोई लॉजिकल कंक्लूजन नहीं मिला क्योंकि ये ग्रीन लाइट कभी दिखती कभी नहीं दिखती। वो ये नहीं समझ पाए कि ये वही इनइलास्टिक स्कैटरिंग है जो भविष्य में उनको नोबेल प्राइज दिलाने वाला है। जनवरी 1928 में वेंकटेश्वरन, जो हाई विस्कोसिटी ट्रांसपेरेंट लिक्विड को प्योरीफाई कर रहे थे, उनको कुछ अनबिलीवेबल दिखा। उन्होंने देखा कि प्योर ग्लिसरीन से पास होने के बाद स्कैटर्ड लाइट ब्लू कलर की ना होकर ग्रीन कलर की है। वेंकटेश्वरन एक पार्ट टाइम पीएचडी स्टूडेंट थे, मतलब कि वो ऑफिस आवर्स के बाद में रिसर्च करने इंस्टीट्यूट आते थे, लेकिन जब तक वो इंस्टीट्यूट में आते थे तब तक सनसेट हो जाता था। इसलिए रमन ने इस इश्यू को परमानेंटली सॉल्व करने के लिए के.एस. कृष्णन को आगे का स्टडी करने का काम दिया। उस समय कृष्णन थियोरेटिकल फिजिक्स पे अच्छा काम कर रहे थे। कृष्णन ने करीब 1.5 साल पहले कोई एक्सपेरिमेंट किया था, इसलिए उनको मोटिवेट करने के लिए रमन ने अपने स्टाइल में बोला कि ये बिल्कुल ठीक नहीं कि कोई साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंटेशन से इतना दूर रहे। कृष्णन ने इस टाइम एक्सपेरिमेंटल सेटअप पे 18 सेंटीमीटर के डायमीटर वाला एक बड़ा लेंस का इस्तेमाल किया, जो कि उनके इंस्टीट्यूट ने हाल में ही खरीदा था। इससे लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा मिलने लगी। बाकी सेटअप लगभग पहले जैसा ही था, जैसे कि ब्लू फिल्टर और ग्रीन फिल्टर। करीब एक हफ्ते के अंदर 7 फरवरी को उनको रिजल्ट मिलने शुरू भी हो गए। उन्होंने देखा कि हर एक लिक्विड सैंपल से थोड़ा सा ग्रीन लाइट, या बोले तो वीक फ्लोरेसेंट आ रहा था। रमन ने खुद से ये सब लिक्विड सैंपल और वीक फ्लोरेसेंट को वेरीफाई भी किया था। रमन और कृष्णन को अभी भी नहीं समझ आ रहा था कि ऐसा क्यों है। इतना तो फिक्स था कि ये जो लिक्विड सैंपल है वो लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहा है, इसलिए लाइट का कलर भी चेंज हो रहा है। कृष्णन एक डायरी मेंटेन करते थे। उस डायरी में लैब में हुए इंसिडेंट्स को डेली नोट करते थे। उनकी डायरी में उन्होंने लिखा है कि उस शाम प्रोफेसर मेरे घर पे आए, वो बहुत ही एक्साइटेड थे। वो बोल रहे थे कि आज जो वीक फ्लोरेसेंट जो लैब में दिखा वो पक्का क्रेमर हाइजेनबर्ग प्रोसेस ही है, जिसकी तलाश रमन कई सालों से कर रहे थे। रमन और उनके ग्रुप ने इस पे थोड़ा और स्टडी किया और उनको बहुत ही जल्दी समझ गया कि एक एकदम नया फिनोमिना है। दिस इज अ न्यू फिनोमिना। 2 दिन बाद 16 फरवरी को नेचर जर्नल को एक शॉर्ट नोट भेजा जिसका टाइटल था अ न्यू टाइप ऑफ सेकेंडरी रेडिएशन। ये बहुत ही छोटू सा आर्टिकल है। इसमें एक्सपेरिमेंटल सेटअप और ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट किया है। 27 फरवरी को रमन ने पहली बार डायरेक्ट विजन स्पेक्ट्रोस्कोप यूज करके फ्लोरेसेंट ट्रैक को देखने की कोशिश की, लेकिन जब तक एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता तब तक सनसेट हो गया था, इसलिए फर्स्ट स्पेक्ट्रा 28 फरवरी को ही कैप्चर हो पाया। इसी दिन को याद करने के लिए हम भारतीय 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे के नाम से मनाते हैं। रमन ने 29 फरवरी को एसोसिएट प्रेस में इस डिस्कवरी को अनाउंस कर दिया। रमन ने मार्च 16, 1928 को साउथ इंडियन साइंस एसोसिएशन में एक पब्लिक लेक्चर दिया जिसका टाइटल है अ न्यू रेडिएशन। इसी लेक्चर को लिखवा के रमन ने इसके 1000 प्रिंट कॉपी बनवाई और इसे दुनिया के अलग अलग साइंटिस्ट्स को भेज दिया। धीरे धीरे रमन और उनके ग्रुप को इस डिस्कवरी की महानता समझ गई। वो समझ गए कि हर एक कंपाउंड के अंदर के एटम्स एक स्पेसिफिक तरीके से जुड़े रहते हैं और वाइब्रेट होते रहते हैं। जब लाइट इन एटम से इंटरेक्ट करती है तो उसका कलर यानी कि फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाता है, जिसे रमन शिफ्ट कहते हैं। हर एक कंपाउंड का ये रमन शिफ्ट फिक्स्ड है, और अगर हम किसी अननोन सैंपल जो पता नहीं क्या है उसका रमन शिफ्ट को अपने डाटाबेस से मैच करें तो अपने को एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि ये कौन सा कंपाउंड है। इससे क्विकली किसी कंपाउंड की आइडेंटिटी पता करना बहुत ही आसान हो गया था। कुछ वेस्टर्न साइंटिस्ट को रमन की इस डिस्कवरी पे शक था। उनमें से एक जर्मन थियोरेटिकल फिजिसिस्ट जॉर्ज जूस थे। उन्होंने दूसरे साइंटिस्ट अर्नोल्ड सोमरफेल्ड को 14 मई 1928 को पत्र लिखा, क्या आपको रमन की डिस्कवरी भरोसेमंद लग रही है? मुझे तो स्कैटर्ड लाइन की शार्पनेस देख के शक हो रहा है। सोमरफेल्ड ने खुद इस एक्सपेरिमेंट को अपने लैब में रिप्लिकेट करने की कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको ज्यादा सफलता नहीं मिली। इसके बाद भी सोमरफेल्ड को रमन के काम पे पूरा भरोसा था। उन्होंने 9 जून को रिप्लाई दिया, मेरे हिसाब से रमन सही है।
कुछ यूरोपियन साइंटिस्ट ने इस एक्सपेरिमेंट को अपने लैब में करने की कोशिश की, लेकिन उनके यहाँ मार्च अप्रैल में सूरज की इंटेंसिटी इतनी तेज नहीं थी कि उनको रिजल्ट मिल पाए। उनको नहीं पता था कि कलकत्ता में कितनी गर्मी पड़ती है, शायद इसलिए उनको रमन की डिस्कवरी पे विश्वास ही नहीं हो रहा था। पीटर प्रिंगशैम, जो एक जर्मन फिजिसिस्ट थे, उन्होंने बर्लिन के अपने लैब में रमन के एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुली रिपीट किया और 20 जून 1928 को उन्होंने रमन स्पेक्ट्रा सोमरफेल्ड को भेजा। उन्होंने जुलाई में 2 रिसर्च पेपर पब्लिश किए और वेस्टर्न साइंस को इस महान डिस्कवरी की वैलिडिटी को मानना ही पड़ा। मैंने इस वीडियो में रमन इफेक्ट के लिए जो एनिमेशन दिखाया है उसमें थोड़ा करेक्शन है। रमन एक वीक स्कैटरिंग है, इसका मतलब लाखों पार्टिकल में से कोई एक ही इन इलास्टिक स्कैटरिंग होती है। मतलब लाखों पार्टिकल सेकेंड फिल्टर से पास होकर ब्लू कलर के ही रहते हैं, इसमें से कोई एक ही अपना रंग बदलता है और लिक्विड सैंपल के हिसाब से उस लाइट का कलर ग्रीन, रेड या फिर उसके बीच में कुछ भी हो सकता है। इसलिए कुछ साइंटिस्ट के लिए इसे देख पाना बहुत ही मुश्किल था। उसी साल 4 नवंबर 1928 को फेमस साइंटिस्ट अर्नोल्ड सोमरफेल्ड रमन के इनविटेशन पे भारत आए। रमन ने उन्हें अपने लैब में इस न्यू टाइप ऑफ रेडिएशन, जिसको अब रमन इफेक्ट के नाम से जाना जाने लगा था, वो उनको अलग अलग केमिकल में करके दिखाया। रमन इफेक्ट को अपनी आंखों से देख के वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने रमन का नाम नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट करने के लिए अरेंजमेंट कर दिया। भारत से जाने के पहले उन्होंने कहा कि भारत रिसर्च में अचानक अमेरिका और यूरोप के बराबर हो गया है। रमन को 10 दिसंबर 1930 में नोबेल प्राइज मिला। करीब 9 लीडिंग फिजिसिस्ट ने रमन का नाम नोबेल प्राइज के लिए रिकमेंड किया, जैसे कि लॉर्ड रुदरफोर्ड, नील्स बोर, लुइस डे ब्रोकली एंड सीटीआर विल्सन। रमन को अपनी डिस्कवरी पे इतना कॉन्फिडेंस था कि उन्होंने अपने और अपनी पत्नी लोक सुंदरी जी के लिए भारत से स्वीडन के लिए एडवांस में ही 2 टिकट बुक कर लिए थे। एक्चुअली नोबेल प्राइज का अनाउंसमेंट नवंबर के दूसरे हफ्ते में ही होता था और अवार्ड 10 दिसंबर को दिया जाता था। अगर रमन को नवंबर में पता चलता तो वो 10 दिसंबर तक स्वीडन पहुंच ही नहीं सकते थे। रमन को नोबेल प्राइज मिल रहा है, इसका जब टेलीग्राम आया तो रमन उसके पहले ही स्वीडन के लिए निकल चुके थे। रमन की डिस्कवरी इतनी बड़ी थी कि ये तो लगभग फिक्स था कि इस साल नोबेल प्राइज रमन को ही मिलने वाला है, इसलिए उन्होंने पहले से ही स्टॉकहोम के लिए टिकट बुक कर लिया था। इस इंसिडेंट से तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि रमन को अपने और अपने काम के ऊपर बहुत भरोसा था। इस अवार्ड सेरेमनी में एक बहुत ही इमोशनल स्टोरी भी है। एक अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने उस घटना को याद करके लिखा है कि सर वेंकट रमन, जो कि एक भारतीय नोबेल विनर थे, अवार्ड लेने के बाद वो स्टेज पे अपनी सीट पे बैठ के काफी इमोशनल हो गए और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। रमन ने खुद बोला है कि यह घटना सच है और उस घटना को याद करके वो बताते हैं कि जब नोबेल अवार्ड अनाउंस हुए तो मुझे मेरी पर्सनल जीत लगी। एक रिकॉग्निशन था उस महान खोज के लिए जिसको पाने के लिए मैंने और मेरे ग्रुप ने 7 साल लगाए थे। अवार्ड लेके मैं जैसे ही सीट पे बैठा, मुझे अपने चारों ओर अनगिनत वेस्टर्न लोगों के चेहरे दिखे और मैं यहाँ अकेला भारतीय था जो पगड़ी और कोट पहन के बैठा है। तब मुझे आवाज हुआ कि मैं वास्तव में तो अपने लोगों और देश को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जब मैंने स्वीडन के राजा से अवार्ड लिया, ये मेरे लिए इमोशनल मोमेंट था, लेकिन जैसे ही मैंने ब्रिटिश यूनियन जैक का झंडा देखा जिसके नीचे मैं बैठा था, तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे गरीब देश भारत के पास तो खुद का झंडा भी नहीं है। और यही बात थी जिसने मुझे पूरी तरह से तोड़ दिया और मेरे आंखों से आंसू बहने लगे। अगर आपको नोबेल प्राइज की स्पीच पढ़नी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसमें उन्होंने 7 वर्षों के इवेंट का डिस्क्रिप्शन दिया है जो फाइनली नोबेल प्राइज में कन्वर्ट हुआ। (1930) तक सीवी रमन ने वो कर दिखाया था जो उस दौर के किसी भारतीय वैज्ञानिक के लिए असंभव माना जाता था। उनके 500 रुपए के एक्सपेरिमेंटल सेटअप से रमन इफेक्ट की खोज ने उन्हें दुनिया का सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिलाया था। ये न केवल पर्सनल जीत थी बल्कि भारत के लिए भी अत्यंत प्राउड मोमेंट था, क्योंकि वह साइंस में नोबेल प्राइज जीतने वाले पहले एशियाई व्यक्ति थे। भारत वापस लौटने पर रमन एक नेशनल हीरो बन गए थे। वो जहां भी जाते उनको सुनने और देखने के लिए हजारों लोग आ जाते थे। रमन का विश्वास था कि भारत को अगर आगे बढ़ना है तो साइंस ही एक रास्ता है। 1933 में रमन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंगलोर के डायरेक्टर बने। वो पहले भारतीय थे जो IISc के डायरेक्टर बने थे। इससे पहले ज्यादातर स्टाफ और डायरेक्टर्स अंग्रेज ही हुआ करते थे। ये वही साल है जब हिटलर की तानाशाही से परेशान होकर बहुत से साइंटिस्ट जर्मनी छोड़ के दूसरे देशों में भाग रहे थे। रमन ने कोशिश की कि इनमें से कुछ भारत में आ जाए। रमन मैक्स बॉर्न को IISc बैंगलोर में लाने में सफल रहे।
जबकि एक महान जर्मन साइंटिस्ट श्रोडिंगर ने लेटर में लिखा कि रमन का ऑफर उन्हें थोड़ा लेट मिला क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी डबलिन से एक ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। उन्हें दुख है कि उपनिषद के इस देश में सेटल नहीं हो पाएंगे। एक बार उनसे किसी ने इस बारे में पूछा तो रमन ने कहा कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि भारतीय बच्चे रिसर्च के लिए दूसरे देशों में जाएं, क्योंकि वहाँ का माहौल बिल्कुल अलग है और वहाँ पे रिसर्च की ट्रेनिंग लेने के बाद में वो भारत के लिए बिल्कुल यूजलेस हो जाते हैं। रमन का मानना था कि अगर बॉर्न और श्रोडिंगर जैसे ग्रेट माइंड्स अगर इंडिया में आए रहते तो एक रियल साइंटिफिक मूवमेंट चालू हो सकती थी। फॉर एग्जाम्पल, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम बहुत से जर्मन साइंटिस्ट जैसे कि वर्नर वॉन ब्राउन, जिन्होंने वर्ल्ड का पहला रॉकेट बनाया था, उन्होंने अमेरिकन एरोस्पेस को काफी ऊंचाई पे पहुंचाया था। रमन की लिस्ट में बहुत से जर्मन साइंटिस्ट थे जिनको रमन इंडिया लाना चाहते थे, जैसे कि मैक्स बॉर्न, हेवेसे जो रेडियो एक्टिविटी के लिए जाने जाते थे, वीएम गोल्डस्मिथ जिनको लोग फादर ऑफ सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री भी कहते थे। ऐसे बहुत सारे नाम रमन की लिस्ट में थे जिनको बाद में चल के नोबेल प्राइज भी मिला था। इनमें से बहुत सारे साइंटिस्ट भारत आने के लिए तैयार भी हो गए थे, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं आए क्योंकि उन्होंने देखा कि एक जर्मन साइंटिस्ट मैक्स बॉर्न के साथ भारत में क्या हुआ। मैक्स बॉर्न जर्मनी के बहुत बड़े क्वांटम फिजिसिस्ट थे। उन्होंने बहुत से जर्मन साइंटिस्ट को मेंटर किया था, जैसे कि हाइजेनबर्ग और ओपेनहाइमर, जो बाद में चल के खुद बहुत बड़े साइंटिस्ट बने थे। 1933 में अडोल्फ हिटलर जर्मनी का चांसलर बना और उसने यहूदी लोगों का प्रोसिक्यूशन शुरू किया। मैक्स बॉर्न अपने परिवार के साथ भागकर इंग्लैंड आ गए और वहां से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में टेम्पररी पोस्ट पे काम करने लगे। उसी समय बॉर्न को रमन का एक लेटर मिला। रमन और बॉर्न ने एक दूसरे को एक दो और लेटर लिखे और बॉर्न 6 महीने के लिए IISc बैंगलोर में पढ़ाने के लिए तैयार हो गए और अपनी पत्नी हेडी के साथ वो बैंगलोर आ गए। वो यहाँ पे रिसर्च और टीचिंग दोनों करते थे। बॉर्न ने अपने बुक में लिखा है कि IISc बैंगलोर उस समय काफी स्लिपी एटमॉस्फेयर में था। ज्यादातर प्रोफेसर अंग्रेज ही थे और बहुत ही कम काम होता था। डायरेक्टर बनने के बाद रमन उस एटमॉस्फेयर को चेंज करना चाहते थे, इसलिए बहुत से अंग्रेज स्टाफ उनसे नाखुश भी थे। मैक्स बॉर्न और रमन दोनों ही अपने काम को लेके बहुत ही सीरियस थे। कई बार मॉडर्न थियोरेटिकल फिजिक्स को लेके उन दोनों में वायलेंट डिस्कशन भी हो जाता था, लेकिन दोनों एक दूसरे को काफी पसंद करते थे। एज अ डायरेक्टर रमन ने मैक्स बॉर्न को IISc बैंगलोर में परमानेंट पोजीशन ऑफर करने की सोची। उन्होंने कॉलेज के बोर्ड ऑफ गवर्नर को भी मना लिया। मैक्स बॉर्न और उनकी वाइफ हेडी भी तैयार थे। द ग्रेट लॉर्ड रुदरफोर्ड को सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन भी बनाया। मैक्स बॉर्न का सिलेक्शन लगभग पक्का ही था। इंस्टीट्यूट की मीटिंग में रमन ने बॉर्न के रिसर्च और उनके टीचिंग की काफी तारीफ की, लेकिन रमन भूल गए थे कि IISc बैंगलोर इंडिया में है और इंडिया अभी भी अंग्रेजों का गुलाम है। उसी मीटिंग में एक अंग्रेज प्रोफेसर केनिथ एस्टन ने मैक्स बॉर्न को काफी बुरा कहा। उसने बोला कि मैक्स बॉर्न जर्मनी से भाग के आए हैं, उनको अपने ही देश ने रिजेक्ट कर दिया है, वो एक सेकेंड रेट साइंटिस्ट है, वो IISc बैंगलोर में प्रोफेसर बनने लायक ही नहीं है। कोई भी सेल्फ रिस्पेक्टिंग आदमी इस इंसल्ट पे रो सकता है। ऑफ कोर्स मैक्स बॉर्न भी रोए थे। एक ऐसी घटना थी जिसने रमन और IISc बैंगलोर के बीच में चल रहे विवादों को खुले मंच पे ला दिया। पब्लिकली इतनी इंसल्ट होने के बाद मैक्स बॉर्न रमन का ऑफर नहीं ले सकते थे, इसलिए बाकी जर्मन साइंटिस्ट ने भी भारत आने से मना कर दिया और दुनिया के अलग अलग इंस्टीट्यूट में सेटल हो गए। एज ए डायरेक्टर रमन का काम करने का स्टाइल काफी अलग था। उस समय IISc बैंगलोर के काफी प्रोफेसर ब्रिटिश थे और उनको किसी भारतीय डायरेक्टर के नीचे काम करना कैसे पसंद आ सकता था। उन्होंने कॉलोनियल गवर्नमेंट के कान भरे, गवर्नमेंट ने इंस्टीट्यूट के गवर्निंग बॉडी के ऊपर प्रेशर बनाया और क्या था, रमन को 1937 में डायरेक्टर के पोस्ट से रिजाइन करना पड़ा। लेकिन उन्होंने रिटायर होने तक यानी कि 1948 तक IISc बैंगलोर में एज अ फिजिक्स प्रोफेसर और हेड ऑफ डिपार्टमेंट काम किया। इंस्टीट्यूट के अंदर चल रहे पॉलिटिक्स से परेशान न होकर इस समय में रमन ने कई साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन किए। उन्होंने अपने स्टूडेंट नगेंद्र नाथ के साथ मिलकर बहुत ही फेमस रमन नाथ थियरी डेवलप की, जो कि अल्ट्रासोनिक वेव से लाइट की डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करती थी। रमन को रिसर्च करना बहुत ही पसंद था, इसलिए रिटायरमेंट के बाद रमन ने 1948 में बैंगलोर में रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया। उनको एक ऐसी जगह चाहिए थे जहां पे उनके पसंद के टॉपिक पे इंडिपेंडेंट रिसर्च कर सके, वो भी बिना किसी एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट के। रमन का साइंस के लिए डेडिकेशन उनके अंतिम दिनों तक अटूट रहा। 2 अक्टूबर 1970 को गांधी जयंती के अवसर पर रमन ने अपना लास्ट लेक्चर पब्लिक में दिया। उस टाइम तक रमन की तबीयत काफी खराब रहने लगी थी। अक्टूबर के एंड में हार्ट फेलियर की वजह से लेबोरेटरी में ही बेहोश हो गए।
उनको हॉस्पिटल ले जाया गया और एक्सपेक्टेशन थी कि 4 घंटे में उनकी मौत हो जाएगी। उनकी जान तो बच गई, लेकिन उन्होंने हॉस्पिटल में रहने से मना कर दिया क्योंकि उनको हॉस्पिटल से अच्छा अपने लैब या घर पे मरना पसंद था। रमन एक सच्चे नेशनलिस्ट थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी साइंस के लिए समर्पित कर दिया। उनके फेमस स्टेटमेंट में से एक है कि साइंस का एसेंस इंडिपेंडेंट थिंकिंग और कड़ी मेहनत में है, न कि महंगे इंस्ट्रूमेंट्स में। उन्होंने अपनी स्पीचेस में कई बार इस बात को दोहराया है कि भारत को टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के लिए उधार का नॉलेज और विदेशी एक्सपर्ट्स के ऊपर बिल्कुल निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि खुद पे भरोसा रखना चाहिए। रमन ने जिस दिन अपना पहला रमन स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड किया था, यानी कि 28 फरवरी को, उस दिन हमारा देश साइंस डे के नाम से मनाता है। रमन के साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन के लिए 1954 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 21 नवंबर 1920 को सुबह अपने घर पे ही उन्होंने अंतिम सांस ली, लेकिन उनकी खोज ने उनको हमेशा के लिए अमर कर दिया। उनकी खोज ने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेट्रोलॉजी जैसे ब्रांच को काफी रिवोल्यूशनलाइज किया। आज भी एयरपोर्ट, रिसर्च लैब और फैक्ट्रीज में किसी सैंपल का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पता लगाने के लिए, या फिर बोले तो फिंगरप्रिंट के लिए, रमन इफेक्ट का ही इस्तेमाल होता है। So that was the video guys on Sir C.V. Raman, the man, the scientist and the legend. अगले वीडियो में हम फिर वापस से किसी साइंटिस्ट की बात करेंगे जिसने अपने इन्वेंशन, डिस्कवरी से पूरी दुनिया को बदल दिया। See you in the next episode of Indians Who Changed the World.